नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले आपको दिल्ली की एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जेएनयू के एक 25 साल के छात्र की पंखे से लटकी हुई लाश मिली है। यह छात्र मुनीरका में मकान नंबर 1 में रहता था। आज शाम 5:05 पर पीसीआर को एक कॉल गई। एक शख्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, इस तरह की बात कही गई। क्राइम टीम मौका वारदात पर पहुंची, कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और फिर जो कुछ सामने नजर आया उससे हर कोई हैरान रह गया। 25 साल के जेएनयू छात्र की लाश पंखे से झूल रही थी। क्राइम टीम पूरी तरह जांच करती रही, फोटोग्राफ्स लिए। जांच में यह पता चला कि छात्र का नाम कृष था, जेएनयू से एमफिल की पढ़ाई कर रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता फारूक हैदर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूक, कोई वजह समझ में आई है? क्या पुलिस ने किसी तरह की वजह का खुलासा किया है इस खुदकुशी की? जी श्वेता, अभी तक जो पुलिस से बात हुई है उनका ये कहना है कि इसका जेएनयू मामले से कोई जुड़ाव नहीं है, बल्कि जो छात्र ने खुदकुशी की है उसकी वजह उन्होंने अभी तक डिप्रेशन बताई है। हालांकि ये अभी तक शुरुआती जांच में उनके सामने आया है, हालांकि अभी और इसके बारे में जांच चल रही है। जी बहुत धन्यवाद फारूक इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि चूंकि खुदकुशी का मामला है, अभी इंतजार हमें आगे रहेगा कि आगे क्या परतें खुलती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। आज होली है, गिले शिकवे दूर करने का महापर्व होली। होली के रंगों में रंजिश घुलने की रवायत रही है, लेकिन एक होली आज सैफई में भी मनाई गई, जहां चाचा भतीजे की रंजिश रंगों के बीच भी साफ साफ दिखी। खबरदार में आज हम सैफई की शोकग्रस्त होली का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपको गोवा का अपडेट भी देते हैं, जहां अपनी सरकार बनाने में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी का दावा है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है, राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने का न्योता आ चुका है, लेकिन कांग्रेस हार मानने के मूड में नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कांग्रेस की याचिका मंजूर कर ली है, यानी पर्रिकर की घर वापसी के रास्ते में नई अड़चन खड़ी हो गई है। बीजेपी की मुखिया की तरफ से इस बार केसरिया होली का वादा था, जो पूरा हो गया। इसलिए बीजेपी की बसंती के दिल की बगिया में बहार ही बहार है। विजय की होली मनाएंगे, रंगा रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। बीजेपी के नेताओं के लिए यादगार होली है। मोदी ने होली बना दी है, इसलिए पूरी पार्टी होली की खुशी में ऊपर से नीचे सराबोर हो रही है। बीजेपी के चंद अल्पसंख्यक चेहरों में से एक मुख्तार अब्बास नकवी का ये होलियाना अंदाज देखते ही बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मानता हूं इंद्रधनुष होली है, रेनबो होली है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्वीकारिता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास समाज के सभी वर्गों में जिस तरह से तेज़ी के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उससे एक बात बहुत साफ है कि आज जो है वो देश के लोग विकास और विश्वास के नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी की असली होली तो गोवा में हो रही है। हाथ से तकरीबन फिसल चुकी सत्ता दोबारा झोली में गिर जाए तो फिर कहना ही क्या। मनोहर पर्रिकर की ललाट पर गोवा की सत्ता का टीका चमक रहा है और वो खुद नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे हैं। आज देश भर, पूरे देश में आज होली खेली जा रही है और देश एक रंग के इसमें, और वो भी मुझे लगता है मोदी जी के रंग में पूरा केसरिया होली आज जो मनाई जा रही है। मोदी जी का रंग से पूरा देश रंगपंचमी मना रहा है। गोवा में पर्रिकर की नई पारी का रास्ता साफ हो चुका है। गवर्नर की तरफ से न्योता आ चुका है। सरकार बनाने लायक समर्थन का जुगाड़ भी हो गया है। बीजेपी ने कुल 22 विधायकों के सपोर्ट का दावा किया है। बीजेपी के 13, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 3, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पर्रिकर का समर्थन किया है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को बहुमत के लिए 21 सीट चाहिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के सुदिन धवलीकर को मंत्री पद देने का वादा किया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मापुसा सीट पर्रिकर के लिए छोड़ने के एवज में फ्रांसिस डिसूजा को राज्यसभा भेजा जाएगा। हमने डिसाइड किया है, हमारे पार्टी ने डिसाइड किया है कि बीजेपी को हाथ बाल देने का
हमारा एक ही कंडीशन है, मनोहर पर्रिकर जी गोवा में आके गोवा का नेतृत्व करें और इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास नंबर है। क्या वजह, मुख्य रीजन क्या है आपका? मुख्य रीजन ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा एजेंडा जो है एक रीजनलिस्टिक एजेंडा है, गोयकार और गोयकारपन का। ये एजेंडा हम आगे ले सकते हैं और स्टेबिलिटी गोवा में अगर चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो हमको एक क्लियर डिसीजन लेना हमको पड़ता है और ये डिसीजन हम लिया है। यानी कि बीजेपी ने पर्रिकर सरकार की मजबूती के लिए सारे कील पेच दुरुस्त कर रखे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त पर उतर आई है। हॉर्स ट्रेडिंग ही हुई है ना। पर्रिकर की घर वापसी के पीछे भी अपनी कहानी है। पर्रिकर को यूं ही रक्षा मंत्री के पद से विदा कर गोवा जैसे छोटे राज्य के सीएम की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही। पिछली सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए। बीजेपी के पास पर्रिकर के अलावा कोई बड़ा चेहरा ही नहीं बचा। सरकार बनाने में सहयोग दे रही पार्टियों ने बीजेपी से साफ कह दिया है कि समर्थन तभी मिलेगा जब पर्रिकर गोवा के सीएम होंगे। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने तो बाकायदा पर्रिकर को सीएम बनाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। पर्रिकर आरएसएस की पहली पसंद हैं, क्योंकि पिछली सरकार से संघ की खुली नाराजगी रही। आप कह सकते हैं कि पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रक्षा मंत्री का पद खाली हुआ तो उसकी भरपाई कैसे होगी। फिलहाल अरुण जेटली को अतिरिक्त प्रभार तो दे दिया गया है, लेकिन स्थायी नियुक्ति के लिए चेहरे की तलाश जारी है। कमलेश सुतार, पणजी, आज तक। मनोहर पर्रिकर को भेजना पड़ा है गोवा और इसी वजह से इतना साफ है कि कैबिनेट में फेरबदल होगा। हम इसी खबर का विश्लेषण करते हैं। यह ऐसी खबर है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी कैबिनेट विस्तार कर सकते हैं। चुनावी राज्यों से कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। 2022 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों में एक विकास का जो आंदोलन पैदा करना है, इस सपनों के लिए कुछ कर गुजरने की एक जो तैयारी करनी है, माहौल बनाना है, हर इंसान को जोड़ना है, उसको बल देने का काम इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने किया। यूपी मुट्ठी में है और 2019 पर नरेंद्र मोदी की निगाह है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट में बड़ी वैकेंसी आने वाली है। कुछ पुराने चेहरों को वीआरएस दिया जा सकता है, कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। प्रमोशन डिमोशन के भी पूरे चांस हैं। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पर्रिकर की गोवा वापसी के बाद रक्षा मंत्री का पद खाली हो गया है। पीएम मोदी की पहली प्राथमिकता नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान को नया रक्षा मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। सुषमा स्वराज की सेहत भी सही नहीं चल रही, उनके लिए नई भूमिका की तलाश जारी है। मुमकिन है मोदी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के पद पर कोई नया चेहरा नजर आए। राजनाथ सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो मोदी को नए गृह मंत्री की भी खोज करनी होगी। यूपी के बाद जिन राज्यों में इस साल के अंत में और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां से नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कलराज मिश्र जैसे 75 साल से ज्यादा उम्र के मंत्रियों की कैबिनेट से विदाई हो सकती है, क्योंकि अब यूपी का चुनाव खत्म हो चुका है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को देखते हुए नए चेहरे की एंट्री की भी संभावना बनती है। फिलहाल दिल्ली से सिर्फ मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कैबिनेट है उसमें फिर से विस्तार होगा, उसमें से फिर से बदलाव होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश से 3 लोग आए थे जो कि मंत्री बने थे। 66 से 78 हो गई थी संख्या, और वो भी 4 कम थी जो परमिटेड स्ट्रेंथ है। अब उम्मीद की जा रही है जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसमें कर्नाटका मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और कर्नाटका से भी शायद रिप्रेजेंटेशन होगा कैबिनेट में, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो गया है। इस बीच ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कई इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मंत्री हैं, शायद जो स्टेट लेवल पे हैं, उनको शायद फुल रैंक कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। ऐसी कई संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जो कि कामयाब हुआ उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसका पिछले साल, अब
लगता यह है कि आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें भी वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाएगी। मोदी कैबिनेट की मौजूदा तस्वीर बदलना सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि जल्द ही कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल यानी 2018 में कर्नाटक में चुनाव होगा। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त अभियान में अब कर्नाटक सबसे बड़ा रोड़ा है। कर्नाटक से फिलहाल 5 मंत्री हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस साल के अंत तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होंगे। गुजरात से 5 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 1 मंत्री है। 2018 में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी चुनाव है। इन राज्यों से मंत्री का कोटा अभी पूरी तरह खाली है। चुनावी राज्यों से कैबिनेट मंत्री बनाने का फॉर्मूला नया नहीं है। मोदी सरकार भी इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम आपको यूपी के लिए बीजेपी के सर्च ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव अपडेट बताएंगे। यूपी में सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में नया नाम गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जुड़ गया है। बीजेपी के भीतर यह मंथन चल रहा है कि यूपी से मिले जनादेश को देखते हुए सिर्फ राजनाथ सिंह ही ऐसे नेता दिखते हैं जो यूपी की अपेक्षा पर खरे उतर सकते हैं। कभी कभार विजय होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन अकल्पनीय भारी मतदान के बाद अकल्पनीय भारी विजय होता है, वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। जितनी बड़ी यूपी की जीत है, उतनी ही मुश्किल है यूपी के नए सीएम की तलाश। बीजेपी के सामने समुद्र मंथन जैसी चुनौती है, क्योंकि यूपी गोवा, मणिपुर या उत्तराखंड नहीं, कई कसौटियां हैं जिन पर खरा उतरने के बाद ही नए सीएम की तलाश पूरी मानी जाएगी। अभी हमारे पर्यवेक्षक गए हैं, सभी जगह बातचीत कर रहे हैं। सभी जगह के विधायक दल अपने अपने तरीके से वहां अपने लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पर्यवेक्षक उन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके निर्णय लेंगे। मैंने कहा ना कि वो वहां से पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अधिकृत किया है कि वह मुख्यमंत्री चयन प्रक्रिया को उसको तय करेंगे। यूपी के मुखिया के सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की टीम लखनऊ भेज दी है। रविवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड भी इस पर मंथन कर चुका है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 325 सीटें मिलने के बाद बीजेपी किसी हैवी वेट के हाथों में यूपी की कमान सौंपने पर विचार कर रही है। वो हैवी वेट गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि यूपी की उम्मीदों पर खरा उतरने की काबिलियत राजनाथ सिंह में ही सबसे ज्यादा है। राजनाथ सिंह को यूपी चलाने का पुराना अनुभव है, जो कि उनकी नई पारी में बड़े काम का साबित हो सकता है। राजनाथ सिंह सीएम बने तो पार्टी के भीतर असंतोष की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सवाल बस इतना है कि राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़कर घर वापसी करना पसंद करेंगे या नहीं। राजनाथ मान गए तो बीजेपी के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। अमित शाह रविवार को राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। अगर राजनाथ के नाम पर बात नहीं बनती है तो मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य की संभावना को नई जान मिल जाएगी। मनोज सिन्हा पूर्वांचल के भूमिहार नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य कुर्मी हैं, जिसे अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के पक्ष में लाने की लगातार कोशिश चल रही है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आपको सैफई की शोकग्रस्त होली दिखाएंगे। सैफई में आज चाचा यानी शिवपाल यादव और भतीजे यानी अखिलेश यादव दोनों ने होली मनाई, लेकिन उनकी होली देखकर यही लगा कि दिल के जख्म भरने के लिए एक होली काफी नहीं। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम। मुख्यमंत्री किस मंत्री को रखे, किस अधिकारी को रखे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। चाचा शिवपाल हैं, उन्हीं अखिलेश यादव के चाचा जो चुनावी हार की चोट सहला रहे हैं।
भतीजा शर्मनाक हार के गम में डूबा है और चाचा श्री मस्ती में फाग गा रहे हैं। ये सैफई की अद्भुत होली है जो कि समाजवादी पार्टी की सत्ता से बेदखली के अगले ही दिन मनाई जा रही है। एक ही गांव के एक हिस्से में चाचा शिवपाल रंगों से सराबोर होलियाना मूड में झूम गा रहे हैं। दूसरी तरफ भतीजा अखिलेश होली मनाने की रस्म अदायगी कर रहा है। जरा इन दो अलग अलग तस्वीरों को देखिए। चाचा शिवपाल का दामन देखिए, उनके कुर्ते की लाली देखिए। चाचा के जोश को देखकर कौन कहेगा कि एक दिन पहले ही इनकी पार्टी की चुनावी जंग में कमर टूट चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश का दामन भी देख लीजिए। होली मनाने जरूर आए हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे का गम चेहरे से छिपाए नहीं छिप रहा। क्या जितनी लड़ाइयाँ थी वो सब खत्म हो गई, अब फिर एक होके लड़ेंगे? अब देखिए, बनी है हार की। अब कोई लड़ाई की बात नहीं, अब केवल विचारधारा की बात है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ परिवार में कोई झगड़ा नहीं है और वो बातें सब खत्म हो गई। जो जहाँ है वो ठीक है। होली पे झगड़े की बात सब खत्म हो गया। मैं यही पूछ रहा हूँ। आप देखो, ये पूरे सब लोग हैं क्या, और सब लोग खुशी से मना साथ मिल के लड़ेंगे सब लोग हैं। पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे समाजवादी अखिलेश भी होंगे उसमें, सब लोग होंगे। सभी जो भी हैं सभी लड़ेंगे, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने कुछ अभी तक आकलन किया क्या हो सकता है, क्या वजह रही हार की? चलो आप समीक्षा हो जाए उसके बाद। चलिए ठीक है। पूरे मुलायम परिवार की सैफई में वापसी हो गई है। सैफई की गलियों में परिवार के अलग अलग गुट घूम रहे हैं, होली का मजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में बैठी रंजिश रंगों के बीच भी दिख ही जा रही है। ये अलग बात है कि मौके की नजाकत को भांपते हुए खुलकर बोलने से बचा जा रहा है। चाचा से मिलेंगे जाके अभी होली? इन बातों कोई मतलब नहीं है। एक दिन पहले परिवार के मुखिया मुलायम सिंह भी सैफई पधारे। मुखिया होने के नाते अब परिवार के झगड़े पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि होली गहरे से गहरा जख्म भर देती है, लेकिन लगता है मुलायम परिवार के लिए एक होली काफी नहीं। सैफई से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। होली के मौके पर महाजीत के महाजश्न के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए हिंदुस्तान के सपने में भी रंग भरना शुरू किया। ऐसा हिंदुस्तान जहां के युवा भटकाव से निकलकर देश को गढ़ने की भूमिका अदा करें, ऐसा हिंदुस्तान जहां गरीब को भी ताकत मिले, आवाज मिले। सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। रंगों के पर्व होली पर हुई केसरिया महाविजय के साथ ही देश को इंद्रधनुषी भविष्य की झलक भी देखने को मिली है, और ये झलक दिखलाई खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मोदी ने चुनावी नतीजों में नए हिंदुस्तान की जो उजली झलक महसूस की, वो देश के साथ बांटी। मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मतदान होना, विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। नए हिंदुस्तान की ये तस्वीर कैसी है और राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने हैं, अब ये समझिए।
30 करोड़ की बड़ी आबादी विकास योजनाओं में सबसे बड़ा रोड़ा मानी जाती है, लेकिन मोदी की सोच इससे उलट है। मोदी मानते हैं कि आज का युवा अपने हक के लिए आवाज उठाना जानता है और आगे बढ़कर चुनौतियों से भिड़ना जानता है। अगर युवाओं से भरपूर आबादी को सही अवसर और औजारों से लैस किया जाए तो देश के विकास की गाड़ी रफ्तार के हाईवे पर दौड़ने में वक्त नहीं लगेगा। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। गरीब और कमजोर तबके को लेकर भी पीएम मोदी नई सोच के पैरोकार हैं। अभी तक स्थापित सियासी सोच यही रही कि कमजोर तबके को सब्सिडी और कुछ चुनिंदा योजनाओं का झुंझुना पकड़ाकर खुश रखा जाए और अपना वोट बैंक बनाकर रखा जाए। लेकिन मोदी मानते हैं कि गरीब और कमजोर तबके को भी सक्षम बनाया जाए ताकि वो खुद आगे बढ़कर अपना भविष्य अपनी मर्जी के मुताबिक गढ़ सके। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी का न्यू इंडिया उस आर्थिक समीक्षा करता है जिसके तहत अभी तक गरीब तबके को मिलने वाली सारी सहूलियतों का बोझ मध्यम वर्ग को बर्दाश्त करना पड़ता है। मोदी कहते हैं कि अगर गरीब को समर्थ बनाया तो मध्यम वर्ग से ये बोझ अपने आप हटेगा और न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। एक बार देश के गरीब के अंदर खुद का बोझ उठाने की ताकत आ जाएगी, इस देश के मध्यम वर्ग का बोझ पूरी तरह हट जाएगा। अर्थशास्त्र के इस रूप को मैं न्यू इंडिया में अनुभव कर रहा हूं। और एक बार देश के गरीब की ताकत, देश के मध्यम वर्ग के सपने, इनको अगर मिला लें तो इस देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी का नया हिंदुस्तान उस स्थिति की भी बात करता है जब योजनाएं और लक्ष्य चुनावों को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विकास की उड़ान को और ऊंचा करने के हिसाब से तय किए जाएंगे। जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने अभी तक चली आ रही सियासी परिपाटी पर कड़ी चोट की है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। पीएम ने नए इंडिया के अपने मिशन में उस बात को भी शामिल किया जिसका जिक्र वो लोकसभा चुनावों के प्रचार के दिनों से करते आए हैं, यानी ना एक का ना कुछ चुनिंदा लोगों का बल्कि सबका साथ, सबका विकास। 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं। मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, 125 करोड़ देशवासी।
होली के मौके पर नए हिंदुस्तान को लेकर पीएम का ये सपना वाकई देश के भविष्य के रंग सुनहरे होने का भरोसा देता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनकर युवा वर्ग की वो बातें याद आती हैं जब उत्तर प्रदेश चुनावों को कवर करते हुए मैं छोटे से छोटे कस्बों में जा रही थी। युवा वर्ग ये कहता था, हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। युवा शक्ति की बात हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अगर वाकई एक मंत्र बनाकर ये लागू कर दिया जाए तो हिंदुस्तान का भविष्य और उज्जवल हो सकता है। बहरहाल इस सपने को उड़ान कहां से मिली? जाहिर है उत्तर प्रदेश में मिले प्रचंड जनादेश से। लेकिन यह सवाल अहम है कि सबसे बड़े प्रदेश में 3/4 बहुमत का करिश्मा आखिर हुआ कैसे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी नतीजों ने पीएम मोदी को न्यू इंडिया का सपना तो दिखा दिया, लेकिन यूपी जैसे मुश्किल राज्य में ऐसे प्रचंड बहुमत का कमाल आखिर हुआ कैसे? अब इसकी पड़ताल। अब तो झगड़े से भी मुक्ति और माना जा रहा है कि गांव-गांव गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का इसमें बहुत अहम रोल है। चूल्हे चौके में फंसी रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी और धुएं वाले चूल्हे से निजात दिलाना पीएम मोदी का इतना बड़ा दांव था कि विरोधियों का धुआं ही निकल गया। आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए सबसे ज्यादा 53 लाख गैस कनेक्शन यूपी में बांटे गए। सीतापुर में 1,29,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहां की 8 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इलाहाबाद में 1,26,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहां की 12 में से 9 सीटें बीजेपी को गईं। कुशीनगर में 1,16,000 गैस कनेक्शन दिए गए। यहां की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। उन्नाव में 87,752 कनेक्शन बांटे गए। यहां की 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती। गोंडा में 84,173 गैस कनेक्शन बांटे गए। यहां की 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। इसके अलावा जनधन खातों, गांव-गांव में शौचालय जैसी योजनाओं ने भी बीजेपी के पक्ष में लहर बनाने में अहम रोल अदा किया। 4 करोड़ से ज्यादा घर में शौचालय पहुंचाना, करीब 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, 16,000 गांवों में आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाना और जन धन अकाउंट से लैस 5 करोड़ परिवारों को जन धन अकाउंट से लैस करना। ये चारों कदम ने और सुरक्षा कवच ने नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश के गरीबों के साथ जोड़ने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। यूपी में चली मोदी की आंधी के पीछे एक बड़ी वजह मोदी सरकार का 3 तलाक के मामले पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा होना भी माना जा रहा है। परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ माना जाता है। यूपी के करीब 10 जिलों की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। इनमें मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, आजमगढ़ और मऊ जिले अहम हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम महिलाओं की पीएम मोदी के पक्ष में चली अंडरकरंट को बड़े बड़े दिग्गज भी भांप नहीं पाए। आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। यूपी की 59 मुस्लिम बहुल सीटों पर 2012 और 2017 में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, ये देखिए। 2012 में इन 59 सीटों पर बीजेपी को 22.1% वोट मिले थे, तो 2017 में ये बढ़कर 39.1% हो गए। 2012 में इन 59 सीटों में से बीजेपी ने 14 सीटें जीती थीं, तो 2017 में जीत का आंकड़ा 39 सीटों तक पहुंच गया। चुनावी समीकरणों और रणनीति के महारथी माने जाने वाले मोदी के खासम खास सिपह सलार अमित शाह कहते हैं कि गरीबों और कमजोर तबके के लिए चलाई गई योजनाओं और चुनिंदा रणनीति का असर उन्होंने 5 राज्यों में जमीन पर जाकर महसूस किया था और आने वाले नतीजे वो पहले ही भांप चुके थे। ये 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में मैं जब घुमा तब मैंने देखा है, फटेहाल कोई वृद्ध आदमी हो, कर्ज में डूबा हुआ किसान हो,
या जिसको अपने भविष्य की मालूमात नहीं है, ऐसा गरीब बच्चा हो, सबकी नजर में मैंने नरेंद्र मोदी के लिए श्रद्धा और अपनी आशाओं को जोड़ा हुआ देखा। जीत बड़ी है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसका एहसास करा दिया है, लेकिन असल चुनौती तो विरोधियों के सामने है, वो ये कि केसरिया झंडे के विजय रथ को रोकें तो कैसे। मोदी मोदी के नारों से गूंजता आसमान और हिंदुस्तान की चारों दिशाओं में दौड़ता बीजेपी का विजय रथ। ये महाजीत किसी का भी दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दे, लेकिन इससे पहले कि नेता कार्यकर्ता दूसरे या तीसरे आसमान पर भी पहुंचते, पीएम मोदी ने याद दिला दिया कि पांव जमीन पर ही रहें तो अच्छा। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। पीएम ये भी याद दिलाते हैं कि प्रचंड बहुमत का मतलब ये नहीं कि विरोधियों की पूछ परख ही नहीं होगी। वो ये भरोसा दिलाना भी नहीं भूलते कि सरकार सबको साथ लेकर चलेगी और सबके लिए काम करने का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती। लेकिन पीएम मोदी की विनम्रता अगर विरोधियों का हौसला बढ़ा रही हो तो उन्हें ये नक्शा देखना चाहिए। केसरिया रंग से रंगता हिंदुस्तान का नक्शा बता रहा है कि 2014 में विजय अभियान पर निकला मोदी का रथ कैसे बारी बारी से पूरे हिंदुस्तान को केसरिया रंग में रंगने के लिए तेजी से दौड़ रहा है। जिन थोड़े बहुत इलाकों में विरोधियों का राजपाट बाकी है, वहां के लिए भी शाह प्लान तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो आने वाले दिनों में हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक होते होते पश्चिम और दक्षिण के राज्य, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में भी जाने वाली है मित्रों। और ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के चुनाव में फिर से एक बार अभी जो बहुमत है उससे भी बहुत बड़ा मैंडेट लेकर मोदी जी के नेतृत्व में रुकेगा। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। 2014 में दिया गया कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भले ही उस वक्त हकीकत के धरातल से दूर लगता हो, लेकिन 2.5 साल बाद बने हालात वाकई कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मोदी मैजिक का कोई तोड़ अगर जल्द नहीं निकाला गया तो कहीं वाकई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ही विपक्षियों की खोज करनी पड़ जाए, जैसा कि पीएम मोदी ने भी ऐलान कर दिया है। आज तक ब्यूरो। विश्व में एक तरफ होली पर जहां पूरा देश रंगों से सराबोर रहा, दूसरी तरफ सीआरपीएफ कैंप में मातम पसरा था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद 12 जवानों की याद में इस बार सीआरपीएफ के किसी जवान ने होली नहीं खेली। झारखंड के गढ़वा में सीआरपीएफ के जवान न सिर्फ रंगों से दूर रहे, बल्कि अपने उन साथियों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा जो नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। केवल एक दूसरे को तिलक लगाया इन सभी जवानों ने। हम भी सीआरपीएफ के सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।